हेलो एवरीवन। के टॉपिक्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो सीरीज स्टार्ट की है, आज उस सीरीज का पहला पार्ट होगा। इस पार्ट में हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने बताया था आपको कि हम इस सीरीज में इस सीक्वेंस से चलेंगे, जिस सीक्वेंस में सबसे पहले हम करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और सबसे लास्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे पर्सनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखा जाए तो ये एक हिसाब से 1757 से लेके 1947 तक का लगभग 200 साल कवर करते हैं ये, और हम इन्हीं 200 साल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इन्होंने क्या क्या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, क्या क्या इनके टाइम पे नए नई पॉलिसीज आई, किन किन स्टेट्स के साथ में इन्होंने क्या क्या ट्रीटीज की, किस वॉर में ये एंगेज रहे, और ऐसे जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में हम थोड़ा सा इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से आज का हमारा डिस्कशन। रॉबर्ट क्लाइव, जिसको कि क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर बने थे। ठीक है, इससे पहले फोर्ट विलियम कैलकाटा में एस्टेब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1700 में, और 1700 के बाद से जितने भी गवर्नर थे वो सभी गवर्नर को बोला जाता था गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम का अगर हम टेरिटरी देखें तो वो सिर्फ कैलकाटा तक ही लिमिटेड था, जिसको हम गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर ऑफ कैलकाटा भी कहते हैं। ठीक है, 1757 की बैटल के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी वो पूरे के पूरे बंगाल में आ गई। और इस तरीके से जो गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम था, अब उसको गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाने लग गया। ही वॉज क्रेडिटेड फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखिए, प्लासी की बैटल से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे जरूरी फंक्शन होता है वो होता है ट्रेडिंग विद इंडियन टेरिटरीज या फिर ट्रेड विद इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी की जीत के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो मेन मोटिव था वो ट्रेड न रह के अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में कन्वर्ट हो चुका था, और धीरे धीरे ये यहाँ पे एक रूलिंग बॉडी बन गए। और इसी स्टार्ट को ही हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस तरीके से जिस इवेंट से ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं वो इवेंट होता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और उस टाइम पे गवर्नर होते हैं बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव। तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लाइव सर्व ट्वाइस एज गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट फ्रॉम 1758 टू 1760 एंड सेकेंड टाइम फ्रॉम 1765 टू 1767। दो बार ये बंगाल के गवर्नर रहे थे। ठीक है, इन दोनों टाइम पे इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे उसमें से एक तो उन्होंने जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे उनके ऊपर बैन लगा दिया कि वो कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोकल रूलर से, जमींदार से। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो पे स्केल था उसको इंक्रीज कर दिया, और उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय का जो पे स्केल था वो वर्ल्ड में हाईएस्ट हुआ करता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया के कब्जे में वर्ल्ड की रिचेस्ट प्रोविंस थी बंगाल प्रोविंस। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने जो भी रिफॉर्म्स किए वो कंपनी के अंदर जितने भी करप्ट पॉलिसीज चली आ रही थी उन करप्ट पॉलिसीज को कर्ब करने के लिए उन्होंने किया था, लेकिन ये खुद भी करप्शन में काफी हद तक इंडल्ज थे। लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट उनके अगेंस्ट एक सीक्रेट कमेटी फॉर्म करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही इनिशिएटेड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल फ्रॉम 1765 टू 1772। ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का हम पिछले वीडियो में डिस्कशन हम कर चुके हैं, और इसको डिटेल में समझने के लिए आप इसको वहाँ पे देख सकते, उस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना बता देते हैं कि जैसे ही 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है तो उस टाइम पे दीवानी राइट्स, रेवेन्यू राइट्स, ये सब चीज़ें आ जाते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल के पास, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या फिर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आ जाती है नवाब के पास। तो इस तरीके से बंगाल में डुअल गवर्नेंस चलता है 1765 से लेकर 1772 तक। ये वाला जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इम्प्लॉय होते हैं उनमें करप्शन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत बुरे तरीके से ये पूरे के पूरे बंगाल रीजन में लूट करते हैं, प्लंडरिंग करते हैं। तो इस ड्यूरेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक हिसाब से बैंकरप्ट हो जाती है, और जो इम्प्लॉयज होते हैं वो कुछ इम्प्लॉयज तो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सनैलिटीज में शुमार हो जाते हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव जो कि खुद भी एक रिचेस्ट पर्सन ऑफ यूरोप बन चुके थे। तो अब देखते हैं आगे इनका करियर कैसे, इनका करियर स्टार्ट होता है इंडिया में। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए क्लर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी
स्टार्टिंग में जिस टाइम पे ये इनको अपॉइंट किया जाता है वो एज ए क्लर्क अपॉइंट किया जाता है एंड अराइव्ड इन 1744 एट मद्रास प्रेसिडेंसी इन इंडिया। जब ये इंडिया में आते हैं उस टाइम पे इनकी एज होती है 19 ईयर, ठीक है। 19 साल की एज में एज ए क्लर्क अपॉइंट होके ये इंडिया में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। जिस टाइम पे इंडिया में आते हैं उस टाइम पे ये बहुत ही गरीबी वाला जीवन जी रहे होते हैं, काफी सारा डेट भी इनके ऊपर होता है। लेकिन जैसे ही बंगाल के गवर्नर बनते हैं तो यहाँ से इतनी लूट करते हैं ये, और जिसकी वजह से ये यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर रिचेस्ट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, ठीक है। बट थैंक्स टू द बंगाल दैट सून ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन यूरोप, ठीक है, क्योंकि बंगाल खुद ही एक रिच प्रोविंस हुआ करता था। वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, उन सब ने इतनी लूट की, खुद वो रिचेस्ट बन चुके थे पूरे के पूरे यूरोप। 1757 की जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, उस बैटल ऑफ प्लासी की जीत के बाद में आयरलैंड के अंदर अपना एक घर बनाते हैं और उसी जीत से प्रेरित होकर ये अपने घर का नाम भी प्लासी हाउस रख देते हैं। तो ये जो आप साइड में ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये प्लासी हाउस है, जो क्लाइव का हाउस रहा था। अब तो ये इसको ये वहाँ की एक यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, लेकिन ये प्लासी हाउस रॉबर्ट क्लाइव ने आयरलैंड के अंदर 1762 में बनाया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सक्सेसेस इन इंडिया। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं उनके बिल्कुल स्टार्ट से ही। हमने देखा था कि किस तरीके से 1744 में वो मद्रास में आए थे एज ए क्लर्क अपॉइंट होके। जिस टाइम पे वो 1744 में आए थे उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी, इन दोनों के बीच में चल रही थी बैटल, यूरोप में भी और इंडिया में भी। इंडिया में जो बैटल चल रही थी उसका नाम था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में क्या होता है कि 1746 में फ्रेंच कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मद्रास कैप्चर कर लेती है और वहां पे उनको हरा देती है इस फ्रंट पे। तो यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी एक इंसल्टिंग था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी बड़ी जीत थी। लेकिन फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड हो जाता है यूरोप के अंदर हुई एक ट्रीटी की वजह से, और वो ट्रीटी होती है एक्स-ला-शैपेल। इस ट्रीटी की वजह से यूरोप के अंदर ये वाली बैटल खत्म हो जाती है और जो जो एरियाज फ्रेंच कंपनी ने जीते थे इंग्लैंड से और जो इंग्लैंड ने जीते थे फ्रेंच कंपनी से, वो वापस एक दूसरे को लौटा दिए जाते हैं और सिचुएशन दोबारा से पहले के जैसे ही हो जाती है। सेकेंड कर्नाटक वॉर होता है 1749 से 1754 के बीच। इस सेकेंड कर्नाटक वॉर का एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इसमें दो फ्रंट होते हैं, एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का और दूसरा फ्रंट होता है फ्रेंच कंपनी का। फ्रेंच कंपनी यहाँ पे सपोर्ट कर रही होती है चंदा साहिब को और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सपोर्ट कर रही होती है मोहम्मद अली को। आप मैप के अंदर एक यहाँ पे लोकेशन देख रहे होंगे, ये है मद्रास, और मद्रास से जब हम वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे एक होता है अरकोट। अरकोट का जो फोर्ट है वो फोर्ट होता है चंदा साहिब का। और फिर एक यहाँ पे एक दूसरी जगह आप देखोगे तंजौर के अंदर है ये तिरुचुनापल्ली, ठीक है। इस फोर्ट के ऊपर कब्जा होता है मोहम्मद अली का। फ्रेंच कंपनी और चंदा साहिब की आर्मी यहाँ से मार्च करती है सदर्न डायरेक्शन में और ये लोग अरकोट से आते हैं यहाँ पे तिरुचुनापल्ली पे और यहाँ पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे अटैक करते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मोहम्मद अली की आर्मी के ऊपर। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट होते हैं तिरुचुनापल्ली में। लेकिन चंदा साहिब और फ्रेंच आर्मी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो यहाँ पे इस फ्रंट के ऊपर ब्रिटिश कंपनी को हरा देती हैं और यहाँ पे उनका पूरी तरह से अधिकार हो जाता है इस रीजन के ऊपर। फिर रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, यहाँ पे कूटनीति करते हैं और वो यहाँ से जाते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में और मद्रास में अपने हायर ऑफिसर से मिलके और वहाँ पे उनको बोलते हैं कि आरकोट का जो फोर्ट है यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सेना इतनी होगी नहीं, हम अपनी सेना लेके इस फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, जिससे कि जो फ्रेंच कंपनी है या फिर चंदा साहिब का जो फ्रंट है उसको हम अपनी टर्म्स और कंडीशन मनवा सकते हैं। तो मद्रास के जो उनके हायर ऑफिसर होते हैं वो मान लेते हैं उनकी बात को। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 300 पर्सन्स की एक मिलिट्री यहाँ पे भेज देते हैं। आरकोट के फोर्ट के ऊपर आके रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पे घेरेबंदी कर लेता है उस फोर्ट की और वहाँ पे वो अपनी गन्स को एस्टेब्लिश कर देता है। ये बात पता चलती है चंदा साहिब को। चंदा साहिब यहाँ से अपने बेटे को आरकोट को वापस से लेने के लिए भेजता है। चंदा साहिब का जो बेटा है राजू साहिब, वो यहाँ पे काफी टाइम तक पूरी कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की जो फौज होती है वो उसको रिकैप्चर करने नहीं देते और ऐसा करते करते 45 दिन बीत जाते हैं। लास्ट में हार के चंदा साहिब और फ्रेंच आर्मी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की टर्म्स मानने के लिए रेडी हो जाती हैं और इस तरीके से एक स्ट्रेटेजिकल विन होती है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इस जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव एक नेशनल हीरो के रूप में अमर्ज होते हैं और इंग्लैंड में उनकी काफी पॉपुलैरिटी यहाँ पे होने लग जाती है। 1753 में वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं और वहाँ पे लौटने के बाद में उनको काफी सम्मान दिया जाता है
और फिर वापस 1755 में वापस उनको इंडिया में भेजा जाता है। यहाँ पे आप एक जगह देख रहे होंगे, कुडालूर। कुडालूर में उनको यहाँ पे डिप्टी गवर्नर बना के वापस भेजते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस तरीके से ये रॉबर्ट क्लाइव का पूरा एक स्ट्रेटेजिकल विन थी आर्कोट की घेरेबंदी पे, और यहाँ पे वो जीतते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन कर्नाटक वॉर ऑफ सक्सेशन दिस सीज वाज वेरी सक्सेसफुल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी मेड मोहम्मद अली द न्यू नवाब ऑफ कर्नाटक। तो ये आप जो पूरा रीजन देख रहे होंगे, ये वाला कर्नाटक रीजन है। आप इसको प्लीज जो प्रेजेंट डे कर्नाटक स्टेट है उससे मत कंफ्यूज होइए, क्योंकि ये तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है जिसका नाम कर्नाटक था। और उसी रीजन के ऊपर, उसी रीजन को भी हम जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तब यहाँ पे हम कर्नाटक के 3 बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों बैटल्स ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन 1753 he returned back to England as a national hero. In 1755 he came back in India as a deputy governor of Fort St. David in Cuddalore. अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कुडालोर वाली जगह जो मैंने अभी बताई थी आपको, यहाँ पे है फोर्ट सेंट डेविड। आपको ये याद रखना है कि कौन सा फोर्ट कहाँ पे है। जैसे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो मद्रास में है, फोर्ट विलियम है वो कैलकाटा में है, और फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पे है, कुडालोर में। हम प्रीवियस क्लासेस में ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे। ठीक है, और एज ए क्लर्क वो यहाँ पे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद में देखे हैं बैटल ऑफ पलासी 1757। ये हम डिटेल में पिछली वीडियो में भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला के एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, ये वाली जीत ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दिस बैटल एस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एज द मोस्ट एडवांस्ड कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनीज थी, चाहे वो पुर्तगीज कंपनी हो, फ्रेंच कंपनी हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये सारी की सारी कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो इस बैटल के जीत के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। ठीक है, टू कंट्रोल बंगाल द वेल्थियस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। और जो बंगाल था वो वर्ल्ड का वेल्थियस्ट रीजन था, इसीलिए तो ये सब यूरोपियन कंपनीज इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करके यहाँ से ट्रेड करना चाहते थे। फिर उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था पिछली वीडियो में कि 1757 में बंगाल रीजन का नया नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर को, और मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरफेरेंस से दुखी होकर डच कंपनी से हाथ मिलाता है और डच कंपनी के साथ मिलके वो ये कॉन्स्पिरेसी बनाने की ट्राई करता है कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल जाता है और उससे पहले ही वो डच कंपनी को बैटल ऑफ बेडोरा में हरा देता है। ये बैटल होती है बंगाल में एक जगह है चिनसूरा पे, इसलिए इस बैटल को बैटल ऑफ चिनसूरा भी कहते हैं। 1759 में डच कंपनी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है और इस तरीके से इंडिया के अंदर एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये दोनों के दोनों ही बैटल्स इंपॉर्टेंट थी रॉबर्ट क्लाइव के लिए भी और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी। अब 1758 से लेके 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल के गवर्नर रहते हैं और 1760 में वो वापस लौट जाते हैं। ठीक है, इन 1760 he returned back to England with a worth of 3 लाख पाउंड्स। अब आप ये देखिए उस टाइम के ऊपर इनके पास में 3 लाख पाउंड्स की रकम थी। आप आज के टाइम के हिसाब से अगर लगाएंगे तो वो बनता है 5 करोड़ पाउंड। आप ये देखिए 1 पाउंड में होते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज, और आप सोचिए 5 करोड़ पाउंड में कितने रुपीज होंगे, 500 करोड़ रुपीस। यानी आज के टाइम की इतनी वर्थ की वैल्यू ये 1760 में लेके गए थे बंगाल से लूट के। ठीक है, इतनी बड़ी रेट के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में लूट की है। ही केम बैक इन 1765 एज गवर्नर ऑफ बंगाल। दोबारा से ये बंगाल के गवर्नर बने 1765 से लेके 1767 तक। ठीक है, 1765 में जब दोबारा आते हैं तो आने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है इलाहाबाद ट्रीटी का, वो ये करते हैं इलाहाबाद ट्रीटी। और ये इलाहाबाद ट्रीटी हमने देखा था किससे करते हैं, वो करते हैं ये मुगल एम्परर, और दूसरी करते हैं अवध के नवाब के साथ जिसका नाम है सुजाउद्दौला। ठीक है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप ये देखिए ये हैं मुगल एम्परर शाह आलम II और ये हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलाहाबाद की ट्रीटी करते हैं और इस ट्रीटी का रिजल्ट क्या रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। और इन तीनों रीजन्स के राइट्स मिलने के बाद में अब आप चीज समझ पा रहे होगे कि अकेले बंगाल से ही रॉबर्ट क्लाइव ने इतनी लूट की थी, तो जिस टाइम पे उसको बिहार और उड़ीसा और मिल जाएंगे तब कितनी लूट हुई होगी। और ऐसा आने वाले 200 साल तक चला था, यानी 1757 में ये चीज स्टार्ट हुई
और 1947 में जाके ये चीज़ खत्म हुई। तो आप इस चीज़ का आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी भारी मात्रा में इंडिया से लूट हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, जिसमें है इसका क्रिटिसिज्म। आप ये राइट साइड में देख रहे होगे, ये है रॉबर्ट क्लाइव का स्टैचू, और ये स्टैचू है लंदन में फॉरेन ऑफिस के सामने। इस स्टैचू को एस्टेब्लिश किया गया था 1912 में। इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर नेशनलिज्म की जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उसको जगाने के लिए जितने भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थे ना, उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। और उन्हीं मूर्तियों में से एक ये रॉबर्ट क्लाइव की एक मूर्ति है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1912 में। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसका विरोध किया, कहा कि अब इस मूर्ति को यहाँ से निकाल देना चाहिए। अब इसके पीछे रीजन क्या था? 1767 के अंदर जिस टाइम पे वापस रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड जाते हैं अपने दूसरे गवर्नर के कार्यकाल को पूरा करके, तो वहां पे जाने के बाद में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो ओपोजिशन में जो होते हैं, वो उनकी जो पॉलिसीज थी उनका विरोध करते हैं। और उनकी पॉलिसीज के विरोध करने के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो घटना थी 1769-70 में बंगाल के अंदर एक बहुत बड़े लेवल के अकाल पड़ा था। उस अकाल के अंदर 30 लाख से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। और अगर आप देखोगे तो बंगाल का जो रीजन है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर आता है, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल लैंड में से एक है। वहाँ पे वो लैंड इतनी फर्टाइल है कि आप वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो। अब आप सोचो, एक ऐसा एरिया जहाँ पे पिछले 200 साल तक मुगल एम्पायर का रूल रहा था, कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि वहाँ पे इतना भीषण अकाल पड़ा हो। तो दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे रूल स्टार्ट हुआ था 1765 में, और 1765 से लेकर 1769 में 4 साल के अंदर ही ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे इतना भयंकर अकाल पड़ा जिससे कि 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसके पीछे रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसीज काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया के ऊपर मुगल शासन था, और मुगल शासन आप देखोगे कि 1526 से लेके जिस टाइम पे बाबर ने इंडिया पे अटैक किया था, 1526 में पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई थी, उससे लेके 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक बंगाल मुगल एम्पायर के अंडर आता था। और इस पूरे ड्यूरेशन में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। उसके पीछे रीजन ये था, मुगल एम्पायर के जितने भी शासक रहे थे, ऐसी ही सिचुएशन से निपटने के लिए वो फूड ग्रेन का बफर स्टॉक रखते थे। लेकिन इसका उल्टा ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? टैक्सेस लगा दिए। अगर जो कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता था, उसकी जमीन हड़प ली जाती थी, और जबरदस्ती उन्होंने यहाँ पे लूट खसोट की। और इन सब की वजह से क्या हुआ, बंगाल के रीजन में अकाल पड़ा और उस अकाल को कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव की इंग्लैंड की पार्लियामेंट में निंदा की जाती है। ठीक है, चलो हम उसी को यहाँ पे पढ़ते हैं। क्लाइव सर्व twice as governor of Bengal, increasing taxes, decreasing wages, and failing to respond to droughts and floods. His actions are regarded as being responsible for establishing the preconditions of Bengal famine of 1769 to 1770, in which 3 million people died. यानी 30 लाख लोग मारे गए। आप सोचो ये कितना बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा रहा होगा। उस टाइम पे 1/3 जो पॉपुलेशन है वो वैनिश हो चुकी थी बंगाल की, एक अकाल की वजह से। तो इसकी सीवियरिटी कितनी ज्यादा होगी वो आप समझ पा रहे होगे। फॉलोइंग द बंगाल फेमिन, डिमांड्स वर मेड फॉर इंक्वायरी इनटू करप्शन चार्जेस। तो जैसे ही बंगाल में फेमिन हुआ, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे। और साथ में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के दूसरे जो अपोजिशन के जो मेंबर थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगा दिए। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए क्लर्क जाने से पहले वो बहुत ही गरीब थे और काफी हद तक उनके ऊपर डेट भी था। लेकिन जैसे ही वापस आए तो वो यूरोप के रिचेस्ट पर्सन हो गए। कैसे हुए? तो बिना करप्शन के तो पॉसिबल था नहीं। एंड इन 1772 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्नॉलेज्ड अ नीड फॉर रिफॉर्म। और 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास की, और उन्हीं एक्ट में से एक आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब को रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट लेके आई। ठीक है, और इस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये पहला स्टेप माना जाता है टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद में इन 1772 पार्लियामेंट ओपन एन इंक्वायरी इनटू द कंपनीज प्रैक्टिस इन इंडिया। उसी का ही एक परिणाम हुआ कि पार्लियामेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। इस इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी किसके अगेंस्ट की थी? रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट की थी। और बाद में जब पार्लियामेंट्री वोटिंग होती है तो रॉबर्ट क्लाइव को बाद में निर्दोष भी साबित कर दिया जाता है, क्योंकि वोटिंग उसके फेवर में चली जाती है। ठीक है,
अब बाद में क्या होता है, यहाँ पे तो वो उसको फ्री कर दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद में क्या होता है कि 22 नवंबर 1774 को रॉबर्ट क्लाइव की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 49। और होता क्या है कि ये सुसाइड करते हैं। काफी सारे लोगों का मानना है कि ये अफीम का नशा करते थे। दूसरा, काफ़ी लोग ये कहते थे कि उनको गिल्टी थी कि जो भी उन्होंने बंगाल रीजन में किया, इतने सारे लोग मारे गए, तो उसके लिए इनके दिल में काफ़ी गिल्ट भरा था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन कारण जो भी रहा हो, 1774 में रॉबर्ट क्लाइव की डेथ हो जाती है। बंगाल के अंदर ब्रिटिश रूल का जो फाउंडर था, उसकी राइज एंड फॉल हमने देख लिया। आगे आने वाले सीरीज में हम इसी तरीके से और भी गवर्नर जनरल, वाइसराइज के बारे में पढ़ेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर